गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। बॉटनी का आज हम टेस्ट पेपर नंबर 8 का वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कॉलम में कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड का सही मिलान करना है हमको। यहाँ पर देखो, पहले दिया हमारे पास कार्निवोरा, इधर डिप्टेरा और इधर प्राइमेटा, और ये तीनों के तीनों गण या ऑर्डर्स हैं। और कार्निवोरा में आती है बिल्ली और कुत्ता, इधर कैनिडी और इधर फेलिडी। ये दोनों फैमिलीज है, कैनिडी और फेलिडी, और ये दोनों कार्निवोरा जो है गण के अंदर ऑर्डर्स के अंदर आते हैं। तो ये हमारा ए का हुआ थर्ड और फोर्थ, ए का थर्ड फोर्थ, कुछ भी नहीं है, आंसर ही मिल गया हमको। डिप्टेरा जो ऑर्डर है उसमें आती है मक्खी मतलब इंसेक्ट्स, और प्राइमेटा में हम जानते हैं मनुष्य और गिबन। मनुष्य और गिबन मतलब आंसर हमारा क्या निकल के आया, फर्स्ट है यहाँ से। जीवों के जगत को चयनित कीजिए जो स्वपोषी पोषण की विधि प्रदर्शित करते हैं। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। मोनेरा में आते हैं हमारे बैक्टीरिया, वो भी करते हैं, सही है। प्रोटिस्टा जो है डायनोफ्लेजिलेट डायटम्स, वो भी करते हैं। कवक सेप्रोफाइट से मृतोपजीवी है। पादप स्वपोषित है, और जंतु तो हेटरोटॉप से विषमपोषी। तो यहाँ आंसर निकल के आया ए बी डी। ए बी डी मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बॉम्बे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है आपको यहाँ से। अरस्तु ने जंतुओं को गर्म रुधिर वाले तथा ठंडे रुधिर वाले जंतुओं में विभाजित किया है, सही वर्गीकरण है ये। दो जगत वर्गीकरण लिनियस द्वारा दिया गया, ये भी सही कथन है। लिनियस ने उद्विकास संबंधों का वर्गीकरण में प्रयोग किया, बिल्कुल गलत है। लिनियस के वर्गीकरण में इवोल्यूशन का कोई रोल नहीं था। R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया, आपको गलत बताना था, और गलत केवल सी ही मिला यहाँ से, तो सी हमारा करेक्ट आंसर आया। कवक के लिए गलत युग्म को चुनना है, गलत देखना है। राइजोपस स्पोरेंजियोस्पोर बिल्कुल सही है। पेनिसिलियम इसको स्कार्प बनाता, बिल्कुल सही है। म्यूकर द्विकेंद्रीय अवस्था बिल्कुल गलत है, क्योंकि म्यूकर भी बनाता है स्पोरेंजियोस्पोर्स। दोनों राइजोपस और म्यूकर दोनों एग्जाम्पल एक ही वर्ग के हैं। एस्परजिलस कोनिडिया बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको गलत बताना था, और गलत केवल क्या है, म्यूकर वाला आपका ऑप्शन क्या है, गलत। अगला, निम्नलिखित में से कितने क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं? वॉल्वॉक्स बिल्कुल, वॉल्वॉक्स क्लोरोफाइसी का ही है हमारा। फ्यूकस ये फियोफाइसी का है। एक्टोकार्प फियोफाइसी का है। कारा बिल्कुल सही है हमारा, कारा भी कहाँ का है, क्लोरोफाइसी का। सार्गेसम फियोफाइसी। यूरोथिक्स क्लोरोफाइसी। ग्रेसिलेरिया रोडोफाइसी का। और स्पायरोगायरा बिल्कुल सही है। ये तो कितना है यहाँ से, 1 2 3 और 4, 4 यहाँ से उत्तर आया हमारा। तो 4 हमको किसके मिले हैं उदाहरण यहाँ पर, क्लोरोफाइसी के। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन साइकस के लिए सही बताना है? साइकस के संदर्भ में सही बात करना है। तना अशाखित होता है, सही बात है ये भी। संयुक्त पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक चिरस्थायी रहती है, ये भी बिल्कुल सही है, सब एनसीईआरटी की लाइन है। N2 स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीविता संबंध, ये भी सही है। साइकस के पादप उभयलिंगाश्रयी होने के साथ कवक मूल संबंधी भी दर्शाते, ये गलत है, क्योंकि साइकस की जगह यहाँ आना चाहिए था पाइनस, ये पाइनस का लक्षण है। तो हमारे सही हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब डी आंसर यहाँ से क्या आया, करेक्ट, सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। आम तथा नारियल के फल में क्या समानता है? आम और नारियल के फल में क्या समानता है? एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती मतलब सुपीरियर से विकसित होते हैं, सही है, ये समानता है। बहुबीज वाले होते हैं, गलत, ना तो नारियल में बहुबीज है ना ही आम में है। मिजोकार्प मांसल तथा खाने योग्य होते, ये भी गलत, हम आम में तो खाते हैं लेकिन नारियल में नहीं खाते, सभी सही है, ये भी गलत। तो हमारा सही निकल के क्या है, तो सही आंसर आया हमारा ए यहाँ से।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है इसके संदर्भ में। यह पुष्प त्रिज्या सममित है और इसमें 4 जुड़े हुए बाह्य दल होते हैं। ये तो क्या है, गलत। यहाँ पर 4 तो है, यहाँ पर ये त्रिज्या सममित भी है इसकी सम्मिति। ये ब्रेसिकेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम दिया है यहाँ पर, लेकिन बाह्य दल जुड़े हुए नहीं होते, ये गलत आ गई बात। पुंकेसर में 2 और 4 के 2 चक्रों में 6 पुंकेसर होते हैं, बिल्कुल सही है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 2 चक्र में 4 अंदर की तरफ और 2 बाहर की तरफ, ये सही है। अंडाशय वियुक्त अंडपी अवस्था में ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर होता है, गलत। वियुक्त अंडपी नहीं, युक्त अंडपी है, एपोकार्पस नहीं सिनकार्पस है, इसलिए गलत हो गया। पुष्प सूत्र ब्रेसिकेसी परिवार का है, बिल्कुल सही है। और कपास पौधे का प्रतिनिधित्व करता है, ये बात गलत है। ये तो मस्टर्ड फैमिली है, सरसों का कुल का प्रतिनिधित्व करता है। तो उत्तर निकल के आया इसमें सेकंड, केवल सेकंड, ये हमारा उत्तर आ गया यहाँ से। चलो अगला प्रश्न। निम्न कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। सही विकल्प देना आपको। मेंडल ने मटर पाइजम सेटाइवम पर कार्य किया था, बिल्कुल सही। मटर फैमिली मालवेसी में आता है, बिल्कुल गलत, मालवेसी नहीं, वो तो फेवेसी फैमिली का है, मटर लेग्यूमिनोसी का है। तो पहला सही, दूसरा गलत। कथन फर्स्ट सही और कथन दूसरा गलत है, यही सी हमारा आंसर निकल के आया। चलो, दिए गए आरेख में एडी की पहचान के लिए उनके सबसे उपयुक्त लक्षण के साथ सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुनना है आपको। ए देखो ये वाली है, एपिडर्मल सेल्स है ये ए को, और यहाँ बी देखें तो हम ये एपिडर्मल सेल्स, ये है सब्सिडियरी सेल्स, और सी देखें तो क्लोरोप्लास्ट, और डी देखें तो गार्ड सेल्स। तो ए मृदुतक कोशिकाएं, एपिडर्मिस की सेल्स मृदुतक की होती हैं, जिनमें कोशिका भित्ति पर थोड़ी सी मात्रा में कोशिका द्रव्य और बड़ी रिक्तिका होती है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी मोम की मोटी परत होती है, बी कोई मोम की परत है ही नहीं जो जल की हानि को रोकती है। सी में खनिज होते हैं, सी मतलब क्लोरोप्लास्ट में खनिज होते हैं और विभिन्न घटकों के स्त्राव में सहायता प्रदान करते, गलत है। डी देखें यहाँ पर, डी गार्ड सेल से, डी सहायक कोशिकाएं हैं, गलत बात है, रक्षक कोशिकाएं हैं डी। तो हमारा उत्तर निकल के आया ए यहाँ से। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। फ्लोएम मृदुतक की अनुपस्थिति। फ्लोएम मृदुतक की अनुपस्थिति मोनोकाट्स में होती है। दृढ़ोतक से निर्मित पुलाच्छद, प्रोटोजाइलम से गुहा की उपस्थिति, जैसे जल गुहा, और जल गुहा सुनते समझ जाना आपको प्रोटोजाइलम का, हमको याद आ जाना चाहिए एक बीजपत्री तने का ही यह मुख्य लक्षण है। इससे 3 लक्षण में पहचान में आ गया मुख्य लक्षण, तो आंसर आया हमारा बी। ईआर से पुटिकाओं के रूप में अवतरित किए जाने वाले पदार्थ गाल्जी उपकरण के ए के साथ संलेहित होते हैं और बी की ओर गति करते हैं। ए और बी पहचाने तो यहाँ पर जो ईआर से जाएगा पुटिका, वो हमारे सिस फेस या फार्मिंग फेस से जुड़ता है। तो यहाँ देख लेते हैं, ट्रांस गलत है, निर्माणकारी गलत है, परिपक्व सिरा गलत है, सिस सिरे से जाता है और बी परिपक्व सिरे की ओर जाता है। डी आंसर यहाँ से करेक्ट आएगा। निर्माणकारी से ट्रांस, ये गलत है सब यहाँ। प्रोकैरियोट की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन दीर्घीकरण समापन के लिए उत्प्रेरित करता है? डीएनए लाइगेज नहीं, डीएनएज नहीं, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज नहीं, डीएनए पर निर्भर आरएनए डीएनए पॉलीमरेज नहीं, आरएनए पॉलीमरेज सही है, इसलिए सही आंसर ही आएगा। ये एंजाइम है, सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो, आरेख में एक्स वाई जेड पहचानना है। एक्स ये रहा, वाई ये रहा और जेड ये रहा। यहाँ एक्स में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर ये कार्बन 1 2 3 4 5 और ये छठे कार्बन, और ये पहला कार्बन 1 6, अल्फा 1 6, एक्स होगा अल्फा 1 6। यहाँ अगर हम देखें तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और इसका पहला 1/4 अल्फा, और यहाँ भी सेम 1/4, यहाँ 1 और यहाँ 4। तो आंसर निकल के आया हमारा ए। सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ गलत कथन चुनिए। यहाँ से स्पर्धी संदमन के संदर्भ में एंजाइम संदमन अणु को
रासायनिक रूप से नहीं बदलता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर रासायनिक रूप से वो नहीं बदलता है। स्पर्धी संदमन के संदर्भ में एंजाइम संदमन अणु को रासायनिक रूप से नहीं बदलता। एंजाइम उस संदमक को कई रासायनिक रूप से बदलता नहीं है, बिल्कुल सही है। एंजाइम का केम स्पर्धी संदमक की उपस्थिति में सबस्ट्रेट के लिए कम हो जाता है, यही गलत है। कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। अगर हम देखें यहाँ पर ग्राफ में, इधर सबस्ट्रेट है, इधर रेट ऑफ रिएक्शन है, ये Vmax है, और ये यहाँ पर आया Vmax का हाफ, और यहीं पर आता है Km वैल्यू, और Km पूछा यहाँ पर। जब यहाँ पर स्पर्धी संदमन आ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है और ये ऐसे जाएगा ग्राफ, तो ये अब यहाँ मिलेगा। तो Km की वैल्यू तो क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, और यहाँ दिया कम हो गई, यही गलत है यहाँ पर। और इनने पूछा क्या है, गलत ही पूछा यहाँ पर, वैसे तो आंसर यही है। एंजाइम संदमन सम्मिश्रण बनने के लिए एक स्पर्धी संदमन उत्क्रमणीय रूप से एक एंजाइम के साथ अभिक्रिया करता है, बिल्कुल। जो कॉम्पिटिटर होता है इनहिबिटर, वो एंजाइम से जुड़ता भी है और निकल भी जाता है। अनुक्रमणीय प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि जुड़ा ही रहता हमेशा। एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रण की विच्छेदन की दर स्पर्धी संदमन से प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल। वहां पर टूटना जो है वो इनहिबिटर्स पर डिपेंड नहीं करता, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स पर। तो उत्तर निकल के बी ही आया हमारा। निम्नलिखित सहायक कारकों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से सह एंजाइम को एंजाइम पहचानना है तो सीधा एनसीईआरटी का है। NAD और NAD+, ये दोनों, ये हीम ग्रुप तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और ये Z और Mg मेटल आयंस है। तो कितने मिले यहाँ पर, 2। अगला है कथन और कारण। इन सीटू संरक्षण से संबंधित अर्थ है संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, जिसमें जैव विविधता के सभी स्तरों का संरक्षण किया गया। बिल्कुल, सारे स्तर आ जाते हैं, जूलॉजी, बॉटनी सब आ गया उसमें, जीव, पेड़ पौधे सब आ गए। तो ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट। इन सीटू संरक्षण में बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल सही, राष्ट्रीय उद्यान सही है, वन्य जीव सफारी पार्क शामिल है, ये गलत है। वन्य जीव सफारी तो एक्स-2 है, इन सीटू नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ए सही परंतु आर सही नहीं है, ये आंसर आया। ए सही परंतु आर सही नहीं है। अगला प्रश्न, उस अवस्था की पहचान करो जिसमें समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं और सिस्टर अर्ध गुणसूत्र आपस में जुड़े रहते हैं। मतलब अलग होने का काम तो जो है वो पूरा का पूरा, एक आधा अलग जाता है और आधा अलग जाता है, ये काम चलता है एनाफेज में। किसमें चलेगा, एनाफेज। लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है, इसलिए क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं, वो है एनाफेज फर्स्ट, इसलिए आंसर आएगा एनाफेज फर्स्ट में। प्याज की जड़ में हम जानते हैं 2n गुणसूत्र होते हैं, और वो कितने हैं, 16। तो जीवन अवस्था में भी गुणसूत्र तो 16 ही रहेंगे, 2n स्टेज होती है। एस अवस्था में भी 16 ही रहेंगे क्योंकि 2n स्टेज होती है। और एम अवस्था के बाद और एम अवस्था के आखिरी में जाते हैं, फिर भी गुणसूत्र की संख्या बराबर हो जाती है। तो कितने हो जाएंगे, 16। तो सारे 16 आएंगे। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कथन और कारण। छाया अथवा सघन जंगल में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति में सीमाकारी है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बिल्कुल एनसीईआरटी का है कि छायादार और सघन वनों में प्रकाश, उनको जगहों को छोड़कर प्रकाश कहीं भी सीमाकारी नहीं, लेकिन क्योंकि पौधों को केवल 2 से 10% तो प्रकाश चाहिए, ये उसका कारण होना चाहिए, वो नहीं है। सीप और पौधे उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं, स्टेटमेंट ये भी सही है, लेकिन ये कारण नहीं होगा। कारण पौधे 2 से 10% में ही प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, वो आता तो सही रहता है यहाँ पर। तो कथन सत्य है, कारण भी सत्य है, कहाँ गया, कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। उत्तर निकल के आया हमारा कौन सा, बी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 111 दिया गया चित्र प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न प्रक्रमों के संदर्भ में क्या प्रदर्शित करता है। तो देखो यहाँ से PS फर्स्ट से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और वापस PS फर्स्ट पे आ गया, ये तो चक्रीय फास्फोराइलेशन है।
C2 चक्र नहीं, इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह, जल का विघटन, वर्णकों, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स का चक्रीय प्रवहन को बताता है। बाकी जल का प्रकाशिक अपघटन तो हम जानते हैं कहाँ होता है, PS सेकंड के पास। और विभिन्न वर्णकों द्वारा, तो वर्णकों का एक ही वर्णक लिया है यहाँ पर, तो सही है इलेक्ट्रॉन का चक्रीय प्रवाह। अगला देखते हैं, निम्न में से कितने C3 पादप के प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। C3 पादप में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। PPK ये C4 पादप का है, ये नहीं होगा। रूबिस्को एंजाइम होगा। प्लास्टोसाइनिन PC ये भी होगा चक्रीय फास्फोराइलेशन में। FRS चक्रीय फास्फोराइलेशन में होगा। मेलेट ये C4 का है। ऑक्सोलोएसिटिक एसिड ये भी C4 का है, प्रथम स्थायी उत्पाद। PGA बनेगा, RUBP की आवश्यकता होगी। PGAL का भी निर्माण होगा। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ से उत्तर आ जाएगा हमारा। कौन सा इलेक्ट्रॉन वाहक अवकाशिका में H+ आयन भेजता है। मतलब थाइलेकोइड में H+ आयन कौन भेजता है, तो वो है PQ, प्लास्टोक्यूनोन। थियोफाइटिन, प्लास्टोसाइनिन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा हमारा PQ। वही इलेक्ट्रॉन को अवकाशिका में धकेलेगा कौन, PQ। ये लेगा वहाँ से थियोफाइटिन प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही, और धकेलेगा कौन, PQ। तो PQ ज़्यादा करेक्ट आंसर है यहाँ। लिपिड का ऑक्सीकरण समीकरण दिया है, ABCD का पता लगाओ। देखो लिपिड में 2 मॉलिक्यूल यहाँ लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन लगती है 145 और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है 102, और डी लेते हैं यहाँ पर 98। मतलब हमारा आंसर निकल के आया C। ये तो सीधा NCERT की लाइन ही हो गया यहाँ पर। अगला, निम्न में से कौन सा वृद्धि नियामक कैरोटीनॉइड्स का व्युत्पन्न है। तो कैरोटीनॉइड से एक ही हार्मोन बनता हमारा एब्सिसिक एसिड, ABA हार्मोन, ये व्युत्पन्न है। सीधा लाइन है NCERT की। उपरोक्त चित्र में A समूह के C3 पादप पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारक की पहचान करें। सीमाकारी कारक पहचानना है, और यह भी पहचान करें कि किस समूह के C3 पौधों में अधिक उत्पादकता होगी। तो एक तो लिमिटिंग फैक्टर देखना है और एक उत्पादकता। A समूह में यहाँ से यहाँ है CO2 बड़ी, ये पोली हाउस बन गया है, CO2 बढ़ेगी और CO2 ही सीमाकारी होती है C3 पादप के लिए। तो CO2 की सांद्रता सीमाकारी है, और उत्पादकता ज़्यादा होगी B समूह की, क्योंकि यहाँ पर CO2 वाला वातावरण इसको दिया है, और जितनी ज़्यादा CO2 बढ़ाते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और उतनी ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। इसका मतलब C उत्तर यहाँ से क्या आएगा, करेक्ट आपका। चलो अगला प्रश्न, परागकणकर्ताओं की अनुपस्थिति में भी अनुवांशिक तथा क्रियात्मक रूप से स्वपरागण और बीज निर्माण सुनिश्चित होता है। मतलब पोलिनेटर्स नहीं है यहाँ पर, फिर भी परागण हो सकता है, तो वो तभी हो सकता है जब ये पुष्प कभी भी ना खुले हो। तो इनमें किसी की जरूरत नहीं है। स्वपरागित पुष्प और ऐसा होता है अनुन्मूल्यता या क्लिस्टोगेमस पुष्प जो कभी नहीं खुलते, उनमें ये सब चीजें होती है। अगला है, निम्न में से किन पादपों में बीजांडकाय कोशिकाएं विभाजित होकर भ्रूणों का निर्माण करती है और भ्रूणों के रूप में विकसित हो जाती है। मतलब ये जो हमारा एम्ब्रियो सेक है, इसको छोड़कर इधर जो कोशिकाएं हैं, ये न्यूसेलस की कोशिकाएं जो कि 2n है, वही भ्रूण का क्या कर देती है, निर्माण। और ऐसा होता है सिट्रस और आम के पौधे में। पॉलीएम्ब्रियोनी करते हैं ये सिट्रस और आम। अभिकथन और कारण, परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं। फॉसिल्स के रूप में परागकण को संचित किया जा सकता लंबे समय तक। क्यों किया जा सकता, बिल्कुल सही है ये। परागकण की बाह्य चोल एग्जाइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट। और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन को कोई भी एसिड, कोई भी तापमान नष्ट नहीं कर सकता, इसीलिए, और कोई एंजाइम इसको डिग्रेडेड नहीं कर सकता, इसलिए इसका सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। कथन कारण दोनों सही, और कारण कथन की सही पुष्टि करता है। ए ऑप्शन यहां से निकल कर आया। अगला, जीव और उनके गुणसूत्रों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। देखो मानव में 2A ऑटोसोम, XY नर और XX मादा, ये तो सही है हमारा। पक्षी में 2A ZW
और मादा जेड जेड, ये गलत है क्योंकि पक्षी में जेड 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 डब्ल्यू है, मादा यहाँ पर हेट्रोजाइगस है और नर होमोजाइगस। गलत तो यही है, देख लेते हैं। टिड्डा में ऑटोनोमस X0 नर और XX मादा, सही है ये भी। ड्रोसोफिला XY और XX बिल्कुल मनुष्य जैसा, तो गलत निकल कर आया, गलत ही बताना था यहाँ पर, और गलत आया हमारा बी, जेड 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 डब्ल्यू है यहाँ। चलो, रंगीन फूल बीज, फूले बीज, देखो यहाँ पर पेरेंट्स लेते हैं जनक नर और इधर लिया अपन ने मादा। रंगीन और फूले हुए, यहां से ले रहे हैं हम ये रंगीन और फूले हुए। दूसरा है हमारा रंगहीन सिकुड़े हुए, दो तो लक्षण लिए, रंगीन और फूले हुए और रंगहीन सिकुड़े हुए, ये पेरेंट्स कॉम्बिनेशन है। वाले बीज का क्रॉस मक्का के पौधे में मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो परिणाम स्वरूप रंगीन फूले हुए, ये वाले 4032 आए और रंगहीन सिकुड़े आए 4052, ये लिए थे। और यहाँ पर मिले हैं रंगीन सिकुड़े हुए, रंगीन सिकुड़े हुए और 152 में रंगहीन फूले हुए। तो आपको पुनर्योजन आवृत्ति निकालना है, बहुत सरल प्रश्न है। इसमें तो हम जानते हैं रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का सीधा फार्मूला हमारे पास है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ये दो नए कॉम्बिनेशन मिले हमको, रंगीन सिकुड़े हुए जो लिया नहीं था और रंगहीन फुले हुए जो नहीं लिया था यहाँ से। तो 149 और 152 का प्लस किया तो टोटल आया 301। और यहाँ पर इन चारों का टोटल करेंगे तो आएगा यहाँ पर 8385। चारों का प्लस करेंगे टोटल हम यहाँ पर, तो ये जो उत्तर आएगा हमारा 0.035। और अगर इसको परसेंटाइल के फॉर्म में करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो उत्तर आ जाएगा 3.5, यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा। इस तरह से इसको सोल्व करना है आपको। चलो अगला है यहाँ पर मैच द कॉलम। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं प्रभावित होता है, ए का 5th, ये दो जगह आ गया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्लों को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम की कमी, ये भी आ गया, सही है यहाँ तक तो। दात्र कोशिका आरक्तता, सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पर अगर देखें हम सिकल सेल एनीमिया, छठी स्थिति में अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित, ये भी सही आ रहा है यहाँ तक भी। अब इन दोनों में अल्फा बीटा में ही यहाँ डिफरेंस है, चूंकि दोनों ऑप्शन एक जैसे जा रहे हैं। तो अल्फा थैलेसेमिया जो है वो आता है हमारा क्रोमोसोम नंबर 16 पर स्थित दो जीन HBA फर्स्ट HBA सेकंड द्वारा 16 पर, और बीटा थैलेसेमिया है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। तो हमारा आंसर निकल के आएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से किस अजैविक प्रक्रम में RNA को एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, एक कैटलिस्ट के रूप में उपयोग किया जाता है? स्थानांतरण, ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही है। संबंधन, जीन स्प्लाइसिंग, यहाँ भी काटने की जरूरत पड़ती है, यहाँ भी स्थानांतरण में, ट्रांसक्रिप्शन में भी जरूरत पड़ती है, और RNA को काटने में भी। मतलब उपरोक्त सभी जगहों पर उत्प्रेरक RNA जो है राइबोजाइम, RNA कैटलिस्ट मतलब राइबोजाइम है यहाँ पर, जो एंजाइम जैसा बिहेव कर रहा है, वो तीनों जगह पर सही है इसका उत्तर। चलो अगला प्रश्न। N15 डबल स्टैंडर्ड वाली 200 ई कोलाई कोशिकाओं को 14 N न्यूक्लियोटाइड वाले माध्यम में उगाई गई है। 40 मिनट के पश्चात ई कोलाई की कितनी कोशिकाएं इतना N14 डबल स्टैंडर्ड DNA बनाएगी? हम जानते हैं यहाँ पर अगर हमने लिया, यह है हमारा N15 15N, इसको माध्यम में हमने ग्रो करवाया, 20 मिनट के लिए माध्यम हमने लिया N14, तो आधा ये बनेगा, ऐसा हाइब्रिड बन जाएगा ये। तो 20 मिनट में तो क्या मिलेंगे अपने को? दो हाइब्रिड मिलेंगे,
ठीक है। फिर 20 मिनट और ग्रो करवाया इसको, मतलब हो गया 40 मिनट। 40 मिनट में फिर वही N14 वाले में ग्रो करवाया हमने, तो यहाँ पर मिलेंगे हमको 2 तो ऐसे N14 और 2 मिलेंगे हमको हाइब्रिड। तो 2 हाइब्रिड मिले और 2 ऐसे मिले, क्योंकि ये दोनों वापस खुलेंगे और वापस यहाँ N14 स्टैंड लग जाएगा। तो हमको 2 हाइब्रिड मिले और 2 ये मिले हैं कैसे, N14 और N14 पूछा उनने, तो पहले कितने लिए थे 200। अगर ये 200 लेंगे, एक लिया तो कितने मिले N14 हमको 2, तो 200 लेंगे तो कितने मिलेंगे, 2 का गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे 400। तो करेक्ट उत्तर निकल के आएगा हमारा क्या, 400 यहां से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज पेप्टाइड बंध बनाने की प्रक्रिया में सहायता करता है, बिल्कुल सही है, ये तो एंजाइम है जो पेप्टाइड बंध निर्माण में सहायता करता है। नियामक, प्रमोटर और ऑपरेटर को सामूहिक रूप से नियंत्रण जीन कहा जाता है, बिल्कुल, यही तो ट्रांसक्रिप्शन को नियंत्रण करते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का विस्तार तब तक जारी रहता है तब तक कि टर्मिनल कोडान राइबोसोम तक नहीं पहुंच जाता, यह भी सही है। टर्मिनेशन कोडान आएगा राइबोसोम पे तभी वो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाएगी। यूकैरियोट्स में जीन विनिमय को लेक ऑपरान मॉडल द्वारा समझाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, ये तो प्रोकैरियोट्स में समझाया जाता है। तो हमारे सही विकल्प 1 2 3 कहाँ गया, 1 2 3 ये रहा, ए ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट। अगला प्रश्न, जैविक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही मिलान है। जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ट्राइकोडर्मा मृदा जनित रोग को नष्ट करता है, बिल्कुल सही है। बैक्लोवायरस विशिष्ट कीट को मारता है, लेडीबर्ग एफिड्स को, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी यहां से उत्तर आएगा, सीधी सीधी लाइन है, एनसीईआरटी की है। अगला, एक्स और वाई को पहचाने, तो यहाँ पर काटने का काम हमारा करता है ई को RI, और यहाँ पर जोड़ने का स्टिकी एंड्स को करता है DNA लाइगेज, मतलब उत्तर निकल के आया यहाँ से C। इंसुलिन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करें, सही बताना है। ए और बी पेप्टाइड प्राक इंसुलिन में होती है, बिल्कुल सही, प्राक इंसुलिन में ए और बी श्रृंखलाएं होती हैं। सी पेप्टाइड प्राक इंसुलिन में होता है और सी पेप्टाइड भी प्राक इंसुलिन में होता है। प्रारंभिक इंसुलिन में तीनों है, ए बी सी। इंसुलिन में ए तथा बी श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही है, ए और बी डाइसल्फाइड बंध से ही जुड़ती है। RDNA तकनीक में इंसुलिन की ए तथा बी श्रृंखलाओं को एक ही ई कोलाई में उत्पादित किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ए और बी श्रृंखलाओं को अलग अलग में उत्पादित किया जाएगा, एक ई कोलाई में नहीं किया जाता है। ए अलग बनाई जाती है, बी अलग, और दोनों को फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा जाता है, तो ये गलत है। तो यहाँ सही निकला हमारा ABC, कहाँ गया ABC, ये रहा आंसर हमारा। अगला, तंबाकू के पौधे में निमेटोड्स के संक्रमण को रोकने के लिए एक नवीन योजना अपनाई गई जो निम्नलिखित पर आधारित है। RNA अंतरक्षेप, RNA इंटरफ्रेंस की ही डेफिनेशन दी है, यह सीधी सीधी डेफिनेशन है। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस ट्यूमर बनाता, बिल्कुल सही। PBR एंजाइम, बिल्कुल गलत है, PBR तो प्लाज्मिड है हमारा। थर्मस एक्वेटिकस, BT जीन नहीं, थर्मस टेक पॉलीमरेज एंजाइम। लाइगेज, प्लाज्मिड नहीं है, लाइगेज तो जोड़ने का काम करता है। हिंड सेकेंड, आणविक कैची, यही तो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था जो पहली बार खोजा गया। कितने हैं, दो सही है इसमें, तो 2 करेक्ट आंसर यहां से निकल के आया। गंदे पानी के उपचार में निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। गैस का उत्पादन, बायोगैस का उत्पादन सबसे आखिरी में होता, तीसरा सबसे आखिरी में चाहिए, ये 2, ये गलत हो गया। और तैरते हुए मलबे को हटाने के लिए अनुक्रमित निस्यंदन, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया सबसे पहला फिजिकल प्रोसेस है, तो सेकंड सबसे पहला आएगा, यहाँ भी सेकंड, यहाँ थर्ड, ठीक है। ये दोनों तो गलती हो गई, ये दोनों बचे हमारे। तो पहला हमारा आया कौन सा, मलबे को हटाया। दूसरा, जीवाणु वायवीय सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में BOD को कम करना, ये हमारा दूसरा ऑप्शन। जीवाणु के पाचन के लिए अवायवी, तो पहले हम वायवी करते हैं और फिर अवायवी करते हैं, तो पहले आएगा फर्स्ट, फिर फोर्थ आएगा हमारा।
और थर्ड तो आखिरी में ही गैस उत्पादन, मतलब यहाँ से आंसर निकल के आया बी हमारा। ये वो ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। घातीय वृद्धि समीकरण dN/dt = Rn जनसंख्या के किस पैटर्न को दर्शाता है? ये dN/dt तभी होता है जब हमारे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो, अप्रतिबंधित संसाधन स्थितियां हो, तभी ये ग्राफ आता, अन्यथा यह ग्राफ नहीं आता है। कीट और मेंढक दर्शाते हैं छद्म आवरण बचने के लिए। मोनार्क तितली अपने परभक्षी के लिए अरुचिकर है, वो डिसटेस्टफुल है। और परभक्षी जो होते हैं पादप भक्षी, पादप रस का अन्य भागों से भोजन करते हैं, और केलोट्रोपिस जो हृदय ग्लाइकोसाइड्स है। ए का फोर्थ यहाँ पर ए के ऑप्शन में, बी का यहाँ से क्या था थर्ड, और सी का सेकेंड, और डी का फर्स्ट। आंसर निकल के आया हमारा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर आ गया। मेंढक टिड्डे को खाता है और टिड्डा हरे पादप खाता है, तो मेंढक है, मेंढक का खाना टिड्डे हरे पादप खाते हैं, तो मेंढक क्या है? मेंढक क्या है यहाँ से? तो मेंढक है प्राथमिक मांसाहारी। मेंढक क्या है यहाँ से? मेंढक है प्राथमिक मांसाहारी। मेंढक खाना टिड्डा हरे पादप ये नहीं आएगा यहाँ पर, ये मेंढक है, तो मेंढक प्राथमिक मांसाहारी है यहाँ से। इस पूरी श्रृंखला में देखो, ये हरे पादप को टिड्डा खा रहा, टिड्डा तो हर्बीवोरस है, शाकाहारी है, और टिड्डे को मेंढक खा रहा, तो प्राथमिक मांसाहारी। जैसे मांसाहारी द्वितीयक मांसाहारी भी हो सकते हैं जो मेंढक को खाएंगे। सांप हुआ तो द्वितीयक मांसाहारी है, तो यह प्राथमिक मांसाहारी यहाँ से आंसर आएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला, अपरद अपघटन हेतु कच्चा पदार्थ है। बिल्कुल, डेट्रिटस कच्चा पदार्थ है डिकम्पोजिशन के लिए। अपघटन के समस्त चरण अपरद पर एक के बाद एक होते हैं। बिल्कुल गलत। हमने जो चरण देखे हैं 5 चरण, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये 5 चरण हैं, पर इनमें 3 चरण एक साथ हो सकते हैं जो डेट्रिटस पे चलते हैं। एक साथ हो सकता है लीचिंग, कैटाबोलिज्म और फ्रेगमेंटेशन, तो एक के बाद एक होते हैं, तो गलत हो गया यहाँ से। तो कथन पहला सही है और दूसरा गलत, मतलब आंसर निकल के आया यहाँ से क्या? बी। चलो, यह हमारा पूरा वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम अगले वीडियो सॉल्यूशन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।